कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन इस लिस्ट ने कांग्रेस के कॉन्फिडेंस को एक्सपोज कर दिया, क्योंकि अब जब लोकसभा चुनाव के लिए पहला वोट पड़ने में मुश्किल से 1.5 महीना बचा है, तब कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट लेकर आई। अच्छा, एक तरह से सबसे लेट लेकर आई है, और उसमें भी सिर्फ 39 कैंडिडेट के नाम है, 39। आप सोचिए बॉस, एक तरफ बीजेपी है जिसने एक हफ्ते पहले ही एक साथ एक झटके में 195 कैंडिडेट के नाम घोषित कर दिए, और एक तरफ कांग्रेस है जो इतने दिनों बाद कैंडिडेट की पहली लिस्ट लेकर आई, तो उसमें भी 39 नाम, सिर्फ 39। सवाल यही है कि क्या कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं क्या, या फिर कांग्रेस से चुनाव लड़ने का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता? आप नरेंद्र मोदी को हराने की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी 195 कैंडिडेट उतारे बैठे हैं, आप लास्ट में पीछे से एक तो आ रहे हैं, और उसके बाद कितना 39 कैंडिडेट लेकर आए। कैसे हराइएगा बॉस? कहां है कॉन्फिडेंस? आप यह भी देखिए कि कांग्रेस ने जिन 39 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए, उनमें से ज्यादातर वो नाम हैं जो पिछली बार जीते थे। पहली लिस्ट में वो नाम हैं जिन्हें टिकट मिलना लगभग तय था। पहली लिस्ट में 39 सीटों में से 27 सीटें दक्षिण भारत की हैं। पहली लिस्ट में उत्तर भारत का सिर्फ एक राज्य छत्तीसगढ़ है। पहली लिस्ट में 39 नामों में से 15 नाम तो सिर्फ केरल से। अब आप सोचिए, ये इनकी पहली लिस्ट है, सिर्फ दक्षिण भारत के राज्य, और उसमें भी केरल से सबसे ज्यादा कैंडिडेट उतारे गए। अरे बॉस, सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में है। आदमी एक्सपेक्ट करता है कि उत्तर प्रदेश को लेकर मैसेज दीजिएगा, और ये तो इनका हाल है। पहली लिस्ट में राहुल गांधी का भी नाम है, और राहुल गांधी का नाम उसी वायनाड सीट से है जहां वो पिछली बार अमेठी के साथ साथ चुनाव लड़े थे, लेकिन अमेठी वो हार गए, तो वायनाड ही राहुल गांधी का सहारा बना था। इस बार काफी अटकलें चल रही थी कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। ये सारी अटकलें आज खत्म हो गई, और कंफर्म हो गया कि राहुल गांधी वायनाड से ही लड़ेंगे, क्योंकि एक तरह से राहुल गांधी की सेफ सीट मानी जाती है। जबकि लेफ्ट कह रहा था कि राहुल गांधी को वायनाड से नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि वायनाड से लड़ने का मैसेज सही नहीं जाता। वायनाड की सीट पर लेफ्ट की तरफ से सीपीआई ने महासचिव डी राजा की पत्नी एनी राजा को टिकट दिया है। लेफ्ट का कहना था कि राहुल गांधी को वायनाड की जगह उत्तर भारत की किसी सीट से लड़ लेना चाहिए और बीजेपी को टक्कर देनी चाहिए। लेफ्ट का कहना था कि राहुल गांधी को केरल से चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि वहां तो सीधी फाइट लेफ्ट और कांग्रेस की है, तो हम आपस में क्या लड़ें। लेकिन केरल में 15 कैंडिडेट, सबसे ज्यादा पहली लिस्ट में कैंडिडेट केरल में ही उतारे हैं कांग्रेस पार्टी। मतलब नरेंद्र मोदी को टक्कर देने निकले हैं, लेकिन अपने ही इंडी गठबंधन के साथियों को टक्कर देने वाली लिस्ट लेकर आए। राहुल गांधी को अभी वायनाड सीट ही सेफ लग रही है, और इसकी वजह भी है। दरअसल अगर आप देखेंगे कि 2019 में जो वायनाड की सीट थी, वहां पर हुआ क्या था, इसको देखिए, आपको समझ में आएगा कि क्यों राहुल गांधी वायनाड नहीं छोड़ना चाह रहे। 2019 वायनाड, जहां से राहुल गांधी इस बार भी कैंडिडेट हो रहे हैं, जीत का जो अंतर था ना राहुल गांधी के लिए, वो जीत का अंतर था 4,32,000 वोट का, 4.32 लाख वोट का। और इसलिए राहुल गांधी शायद ये सोच रहे होंगे कि लेफ्ट ने भले कैंडिडेट उतार दिया हो, लेकिन कम से कम यहां वो जीत सकते हैं। और अगर आप यही देखिएगा, अमेठी में क्या हुआ था इसी 2019 में, अगर बात करें तो 55,000 वोट से हार गए थे राहुल गांधी। तो हालांकि 55,000 वोट कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, चाहते तो अमेठी लौट सकते थे, लेकिन अभी तक की लिस्ट में तो दिखा नहीं कि वो लौट रहे हैं। इस बार भी वायनाड की सीट राहुल गांधी ने इसलिए चुनी क्योंकि केरल में भले ही सरकार कभी लेफ्ट की कभी कांग्रेस की रहे, लेकिन वायनाड सीट पिछले 3 चुनाव से कांग्रेस के पास है, और लेफ्ट से उसका वोट शेयर बहुत आगे रहता है। वायनाड सीट 2009 का अगर आप चुनाव देखिएगा, कांग्रेस को ऑलमोस्ट 50% वोट आया था। 2014 में 42% के करीब वोट आया, और 2019 में कांग्रेस का वोट बढ़ के 65% के करीब चला गया था। इसलिए राहुल गांधी वायनाड सीट को छोड़ना नहीं चाह रहे। हालांकि अभी राहुल गांधी के अमेठी से लड़ने का सस्पेंस खत्म नहीं हुआ है। हो सकता है आगे आने वाली लिस्ट में कांग्रेस अमेठी से राहुल गांधी के नाम का ऐलान कर दे। अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी तो लगातार राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ने का चैलेंज दे भी रही है। एक बार सुनिए स्मृति ईरानी को
फिर आपको बताऊंगा कि कांग्रेस की लिस्ट में एक नाम ऐसा कौन सा है जिससे कांग्रेस के दूसरे नेता डर गए। देखिए, जो कहते हैं कि अमेठी गांधी खानदान का गढ़ है, वो अपने ओर से एक कैंडिडेट देने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं? तो उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ही आपको बताता है कि अमेठी अब कांग्रेस बैस्टियन नहीं रही है। अगर वो दो सीटों से लड़ते हैं तो इसका मतलब वो अमेठी से अपनी हार को ऑलरेडी चुनाव होने से पहले ही घोषित कर रहे हैं। मैंने तो ये कहा था कि अगर वाकई में उनके नेता में दम है तो बिना मायावती जी, अखिलेश जी के सहारे के अकेले सिर्फ अमेठी से चुनाव लड़कर क्यों नहीं दिखाते? दूध का दूध, पानी का पानी वही हो जाएगा। अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे या नहीं ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन अभी ये क्लियर है कि मोदी लहर में राहुल गांधी भी सेफ गेम खेल रहे हैं। कांग्रेस की आज की पहली लिस्ट के नाम कोई वैसे चौंकाने वाले नहीं है। जैसे तिरुवनंतपुरम से मौजूदा सांसद शशि थरूर को फिर से टिकट मिल गया, बेंगलुरु ग्रामीण से मौजूदा सांसद डीके सुरेश को टिकट मिल गया, छत्तीसगढ़ के कोरबा से मौजूदा सांसद ज्योत्सना महंत को फिर से टिकट मिला है। कांग्रेस की लिस्ट में सिर्फ एक नई बात हुई है और वो ये है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। भूपेश बघेल की लीडरशिप में ही कांग्रेस छत्तीसगढ़ का चुनाव हार गई थी। अब भूपेश बघेल को लोकसभा चुनाव में टिकट मिल गया है, लेकिन भूपेश बघेल को टिकट मिलने से कांग्रेस के उन बड़े नेताओं में घबराहट होगी जो नेता लोकसभा चुनाव में उतरना नहीं चाहते, जबकि कांग्रेस चाहती है कि उसके बड़े नेता लोकसभा चुनाव में उतरे, जैसे मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह और राजस्थान में अशोक गहलोत। छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव सीट से भूपेश बघेल को टिकट दे दिया गया। वहां पर बीजेपी पहले ही कैंडिडेट घोषित भी कर चुकी है। राजनांदगांव में भूपेश बघेल बीजेपी के मौजूदा सांसद संतोष पांडे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार बीजेपी ने यह सीट 1,12,000 वोट के अंतर से जीती थी। यानी एक तरफ तो कांग्रेस इस कोशिश में है कि किसी तरह से उसकी पुरानी सीटें ही बच जाएं, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो 400 पार का टारगेट लेकर चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के तूफानी प्रचार का कैलेंडर तैयार हो गया है। आप देखिए, 25 मार्च के बाद पीएम मोदी अपने चुनावी अभियान को और तेज करने वाले हैं। देश भर में पीएम मोदी करीब 150 रैली और रोड शो करेंगे। इसमें से दक्षिण भारत में पीएम मोदी 35 से 40 चुनावी सभाएं करेंगे कहा जा रहा है। प्रचार में तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल पर खास फोकस रहेगा। नामांकन के दिन पीएम मोदी का वाराणसी में रोड शो होने का भी कार्यक्रम है। लोकसभा चुनाव की बात हो या प्रचार के प्लान की बात हो, नरेंद्र मोदी एकदम रिलैक्स दिख रहे हैं। जैसे वो कोई बच्चा नहीं होता कि वो खूब पढ़े हुए, उसको पता कि अरे बॉस मैं तो पास ही हो रहा। आज दिल्ली में पहली बार नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड का आयोजन हुआ और इसमें पीएम मोदी पहुंचे तो अलग ही अंदाज में दिखे। उन्हें देख के लग ही नहीं रहा था कि लोकसभा चुनाव का जरा भी तनाव है उन्हें। वो डिजिटल क्रिएटर से मिले तो खूब हंसी मजाक कर रहे थे। जबकि आप हाल ही के दिनों में राहुल गांधी को देखिए, यात्रा के दौरान वो बहुत बार गुस्से में नजर आते हैं। कभी वो मोदी को वोट देने वाले वोटरों पर ही गुस्सा उतारने लगते हैं, कभी जय श्री राम के नारे पर नाराज हो जाते हैं। आपको याद होगा जब वो बनारस में थे तो भीड़ में खड़े एक पत्रकार पर भड़क गए थे। उधर नरेंद्र मोदी को देखिए, उन पर देश भी चलाने का प्रेशर है, पार्टी कैंपेन भी उन्हीं पर टिका है, टिकट फाइनल भी उन्हें ही करना है। इन सारी जिम्मेदारियों के बावजूद पीएम मोदी अपनी किसी भी रैली या किसी इवेंट में गुस्से या तनाव में बिल्कुल नहीं दिखते। आज प्रधानमंत्री यंग डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के बीच में थे और उनके साथ बातचीत करते वक्त एकदम रिलैक्स, हंसी मजाक चल रहा है। एक बार आप देखिए पीएम मोदी का अंदाज, फिर आपको बताता हूं कि अपने थर्ड टर्म को लेकर पीएम मोदी ने आज फिर से क्या कहा इन युवाओं के सामने। मैं अपना बचपन का एक अनुभव बता दूं। मैं ट्रैवलिंग करता था बहुत, और कभी आरक्षण रिजर्वेशन तो कोई सोचना ही नहीं था। भीड़ बहुत होती थी अनरिजर्व डिब्बे में। तो मैं क्या करता था, देखता था कि यहां थोड़ा मौका है तो मैं किसी का हाथ पकड़ के शुरू करता देखना। तुरंत लोग मेरे लिए सीट की व्यवस्था करते थे, जरूर मौका मिलेगा। हर प्रकार की सफाई में काम आ सकता है। इस चुनाव में भी सफाई होने वाली है। मैथिली नमस्ते। नमस्ते। तो आज कुछ सुनाई दो और हो क्या? क्योंकि लोग मेरा सुन सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, थक जाते हैं ना? नहीं।
नहीं मैंने बिल्कुल मैं आपको सुना। पीएम मोदी बार बार अपने थर्ड टर्म को लेकर कॉन्फिडेंट भी दिख रहे हैं। आज भी दिल्ली में जब ये नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड चल रहा था तो हल्के फुल्के अंदाज में लोगों से बात कर रहे थे, लोगों को रिलैक्स कर रहे थे। उन्होंने डिजिटल क्रिएटर्स को गारंटी देते हुए कहा कि अगली बार भी वही शिवरात्रि पर यह कार्यक्रम करेंगे। एक बार सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा, फिर आपको बताऊंगा कि इस कॉन्फिडेंस के पीछे की सीक्रेट वजह क्या है। आप ये मत सोचिए कि आज का ये इवेंट इसके लिए है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि हो सका तो नेक्स्ट शिवरात्रि पर भी, या तो डेट कोई और हो सकती है, या ऐसा कार्यक्रम मैं ही करूंगा। लेकिन मैं लोकसभा चुनाव का विषय उस अर्थ में नहीं लाया हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है मुझसे ज्यादा मेरे लिए आप मरते हैं। और आप मेरे लिए इसलिए मरते हैं क्योंकि मैं आपके लिए जीता हूं, और जो अपने लिए नहीं जीता है उसके लिए मरने वाले बहुत होते हैं जी। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव जीतने का टारगेट भी बड़ा कर दिया। इस टारगेट को पूरा करने के लिए एनडीए का परिवार भी बड़ा करते चले जा रहे हैं। जैसे बिहार में नीतीश कुमार को साथ लेकर आए, यूपी में जयंत चौधरी को साथ ले आए, ओडिशा में नवीन पटनायक को साथ ला रहे हैं, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू को साथ लेकर आ गए हैं, पंजाब में अकाली दल से बातचीत हो रही है। एनडीए भी बड़ा हो रहा है और बीजेपी का भी दायरा लगातार बढ़ा रहे हैं। हाल फिलहाल में दूसरे दलों के बड़े बड़े नेता बीजेपी में आ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, सीट शेयरिंग का मामला भी आसानी से निपटाया जा रहा है। महाराष्ट्र और बिहार दो ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी के साथी ज्यादा हैं और सीट कम। इन दोनों राज्यों में सहयोगियों की डिमांड ज्यादा है, इसलिए सबको लगता है कि सीट शेयरिंग में दिक्कतें आएंगी। लेकिन यहां भी अब मामला सेट हो जाएगा, क्योंकि बिहार में चिराग पासवान 6 सीट मांग रहे हैं। चिराग पासवान पर इंडी गठबंधन भी डोरे डाल रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी का ऑफर चिराग के लिए तैयार है और उन्हें 5 सीट देकर एनडीए में बनाए रखा जा सकता है। एक तरफ मोदी का परिवार मजबूत हो रहा है, उधर इंडी गठबंधन का परिवार बिखरता चला जा रहा है। कल ही पीएम मोदी जम्मू कश्मीर गए और आज जम्मू कश्मीर में इंडी गठबंधन खत्म हो गया। आज उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने अलग और अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच सीट शेयरिंग पर बात ही नहीं बन पाई, क्योंकि उमर अब्दुल्ला कश्मीर में पीडीपी के लिए 3 में से एक भी लोकसभा सीट छोड़ने को तैयार नहीं है कि ना हम नहीं देंगे। उमर अब्दुल्ला आज साफ कह दिए कि पीडीपी तो तीसरे नंबर की पार्टी है, उसे तो सीट मांगने का कोई अधिकार ही नहीं है। उमर के इस ऐलान के बाद महबूबा मुफ्ती ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद सियासी लड़ाई लड़ने के लिए महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला साथ आए थे। दोनों नेताओं ने अपनी सियासी दुश्मनी बुलाकर गुपकार गठबंधन बनाया था। लेकिन अब दोनों पार्टियों के नेताओं को समझ आ गया है कि 370 के मुद्दे पर ना तो वोट मिलेंगे और ना ही इस मुद्दे पर कोई दम बचा है। इसलिए अब दोनों पार्टियां एक दूसरे को दोषी ठहराकर गठबंधन तोड़ने की बातें कर रही हैं। एक बार उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को सुन लीजिए क्या हाल हो गया है इस सो कॉल्ड इंडी गठबंधन का। फिर आपको बताऊंगा कि पीएम मोदी के को लेकर कैसे आपस में इंडी गठबंधन में और भिड़ंत हुई है। तो मैंने पहले ही आपसे कहा ना, जो तीसरे नंबर पे आए उनको सीट मांगने का कहां से हक बनता है, और वो तीसरे नंबर पे तब आए जबकि पूरी जमात उनके साथ थी। आज जिन्होंने उनको तीसरे नंबर पे लाया उनमें से कितने लोग आज पीडीपी में हैं? मतलब ये कहां का इंसाफ। और वैसे भी मुझे ये बता, मैं आपसे ये क्लियर करूं ना, अगर मुझे इंडिया अलायंस में जाने से पहले यह कहा गया होता कि इंडिया अलायंस में हमें अपने आप को कमजोर करना है इंडिया अलायंस के किसी दूसरे मेंबर के लिए, मैं शायद कभी इंडिया अलायंस में जाता ही नहीं। कि पीडीपी आउट, ना, पीडीपी को हमने आउट नहीं किया, हालात ने पीडीपी को जो है इस इलेक्शन से आउट रखा।
नहीं, वो तो आपने उमर साहब ने खुद कहा कि अलायंस में है ही नहीं, तो वो तो मैंने तो कुछ नहीं, मैं तो चाहती थी कि हम पीएचडी बिल्कुल बरकरार रहे, आगे चलती रहे, पर उन्होंने तो खुद कहा, उन्होंने जो सीटों का कहा वो तो कहा, पर उन्होंने कहा कि ये तो अलायंस में है ही नहीं, पीडीपी सिचुएशन की वजह से अलायंस से बाहर हो गई है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि पीएचडी को तोड़ने का काम, पीएचडी को खत्म करने का काम, लोगों की आखिरी उम्मीद को खत्म करने का काम कहां से हुआ। हमने तो नहीं किया, हम तो नहीं चाहते हैं। तो ये तो गठबंधन निपट गया। इंडी गठबंधन में तो सीट शेयरिंग में इतना बवाल मचा है बॉस, लेकिन बीजेपी कैसे काम करती है उसे उन लोगों ने समझा जो लोग इंडी गठबंधन से एनडीए में आए। जैसे आरएलडी के जयंत चौधरी ने बताया कि कैसे उनका बीजेपी से कांटेक्ट हुआ और एक हफ्ते में ही सारी बातचीत फाइनल हो गई, जबकि इंडी गठबंधन में महीनों तक चीजें फाइनल नहीं हुई। जयंत चौधरी ने टाइम्स नाउ नवभारत की एडिटर इन चीफ नाविका कुमार के साथ इंटरव्यू में क्या कहा, एक बार सुनिए, फिर बताता हूं कि कैसे कांग्रेस ने आज मान लिया कि उनके गठबंधन का मामला अब भी कई राज्यों में फंसा हुआ है। उन्होंने बैठकें की, बातचीत की, क्या रास्ता निकलेगा, लेकिन मैं आपके साथ ये साझा कर सकता हूं कि उन बैठकों में चाय नाश्ता अच्छा रहा, लोगों ने अपनी बात रखी, सबको आज़ादी थी कि अपनी बात रखें, विचार रखें, लेकिन कोई उन चीज़ों का कोई निचोड़ निकल के नहीं आया, कोई उससे कोई परिणाम ऐसा नहीं दिखाई दिया कि अब चुनावी समर में, चुनाव के मैदान में हम अब इन मुद्दों को लेकर जाएंगे जो राष्ट्र के अहम मुद्दे हैं, जिनसे जनता का सीधा जुड़ाव है। इस हिसाब से चुनाव लड़ा जाएगा। सीट शेयरिंग दिसंबर के पहले हो जानी चाहिए थी। कोई एक साझा बयान कि ये हमारा कार्यक्रम है, साझा कार्यक्रम, अब उसे आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कह लीजिए या मैनिफेस्टो कह लीजिए या कोई एक संकल्प पत्र कह लीजिए या कोई जॉइंट कार्यक्रम, जो विधानसभा चुनाव हुए मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, उसके पहले एक डिमांड थी और एक्सपेक्टेशन थी, उम्मीद थी कि हम लोग एक मंच साझा करेंगे और जो बंद कमरे में बातचीत हो रही है वो जनता के बीच उन बातों को ले जाएंगे। जब ये सब नहीं हुआ, नया साल शुरू हो गया, तो अपने आप में एक मायूसी सी छाई हुई थी। जो प्रचार था वो अलग था, लोग दिखाते थे कि कई बार मेरी बीजेपी से बात होती थी, नहीं होती थी। मैं आपको जब बता रहा हूं कि मैं ईमानदारी से उनके साथ था, मेरी कहीं किसी बीजेपी के लीडर से पिछले 10 साल में कोई किसी स्तर पे बातचीत नहीं हुई कि हम लोग साथ आ सकते हैं क्या। तो जब वो कोशिश ही नहीं थी, और अब ये सब हुआ एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते के अंदर। किसने किसको अप्रोच किया, अब ये बातें नहीं बताई जाती। अब आप सोचिए, इंडी गठबंधन नरेंद्र मोदी को हराने उतरा है। जयंत चौधरी जो इंडी गठबंधन का पार्ट हुआ करते थे, वो खुद ही कह रहे हैं कि महीनों महीनों इनसे सीट ही तय नहीं हुई, और बीजेपी ने एक हफ्ते में सब करके डील डन कर दी।